कश्मीर की कुछ अहम खबरें आपके सामने फटाफट से रखेंगे। तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ना है। वो खबरें सबसे पहले आपके सामने रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, या उन खबरों पर जिन पर सबसे ज्यादा सुबह से आप नजर बनाए हुए हैं आज हमारी तरजीहात में शामिल है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आज इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर, जहां पर लोकसभा का सेशन जारी है और आज जम्मू कश्मीर की बात हुई। इस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंदर अपने मेहमानों को भी शरीक करेंगे, उनकी भी राय मुख्तलिफ पार्टियों की नुमाइंदों की या जो उनकी पार्टियों के स्टैंड है वो जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हम 5 बड़ी खबरों पर जाएंगे फॉर्मेट के मुताबिक, और वो 5 वो खबरें होती हैं जो सुबह से सबसे ज्यादा आपकी नजरों से गुजरती हैं या जिन पर आप नजर बनाते हैं और हम तक फीडबैक भी आपका पहुंचता है। तो शुरुआत टॉप 5 के साथ। पहली खबर, सालाना मनात यात्रा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सुबह से सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और कल सुबह पहला जत्था वादी कश्मीर के लिए रवाना होगा। अलग सुबह इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो यात्रा 29 जून से शुरू होनी है, पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। कल सुबह जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा और यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, जोश व जज्बा है, पुरजोश नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और ये तमाम यात्री आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको हरी झंडी दिखाई जाए और ये वादी कश्मीर के लिए रवाना होंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग वाले कैंप से और बालतल वाला जो कैंप यानी सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर, दोनों तरफ से इन लोगों को भेजा जाएगा। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक पहले जत्थे में 7000 से ज्यादा यात्री शामिल हो सकते हैं। दूसरी खबर, फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV स्वचंद्रा कुमार ने उधमपुर जिले के अंदर मुख्तलिफ आज फॉर्मेशंस का दौरा किया। खित्ते में फौजियों की जो ऑपरेशन की तैयारियां उसका जायजा लिया और गुज़श्ता शाम भी मुतल्लिक़ अफसरान की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही थी। उनके दौरे का असल मकसद आइंदा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र उनकी तैयारियों का जायजा लेना था, क्योंकि फौज पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस यात्रा के दौरान है और वो भी उस वक्त जब जम्मू सूबे के अंदर बैक टू बैक कुछ मिलिटेंट हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज को या तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इस ताल्लुक से इकदाम उठाए जा रहे हैं और अफसरान को हिदायत दी गई कि वो ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। लेफ्टिनेंट जनरल जो मुख्तलिफ कोर कमांडर्स, डिवीजन, फौजी फॉर्मेशंस का दौरा कर रहे थे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में और सरहदी बेल्ट के अंदर इस वक्त की सिचुएशन क्या है उस पर तफसीली तबादला ख्याल अफसरान के साथ हुआ। तीसरी खबर टॉप 5 में पटना की बात, जहां पर हाई कोर्ट में पटना बिहार के अंदर अरवाल के सैयद नकवी रिहा करने का उनको हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान की ये शहरी हैं, 2016 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में थे। जस्टिस PB बजंत्री की तरफ से और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की डिवीजन बेंच ने सैयद नकवी की अहलिया अफशा निगार की दरख्वास्त पर समाअत की और ये फैसला दिया। सैयद नकवी अरवाल में पैदा हुए। 1982 और 83 में उनकी नानी उन्हें उनकी खिदमत के लिए पाकिस्तान ले गई। इस दौरान नकवी को पाकिस्तानी शहरियत मिल गई। 2012 में नकवी के वालिद पैगाम लेकर आते हैं कि वो बीमार हैं। नकवी पाकिस्तान का वीजा लेकर अरवाल पहुंच गए। वीजे की मुद्दत सिर्फ 6 महीने थी। वालिदा की सेहत भी 6 महीने में बेहतर नहीं हुई। नकवी वीजा की मुद्दत में तौसी किए बगैर हिंदुस्तान में रही। इस बुनियाद पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को शक था कि नकवी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और कहीं मुल्क या रियासत के लिए, सलामती के लिए नकवी खतरा ना हो। एक हलफनामा उनसे लिया गया। हुकूमत ने अपनी सतह पर उनसे बातचीत की और कोई खतरा न करार देते हुए उनको रिहा कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है। चौथी खबर, शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले की, जहां पर पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद आज कुर्क कर ली। पुलिस बयान के मुताबिक अदालत की तरफ से जारी करदा जो कुर्की अहकामात हैं, अटैचमेंट ऑर्डर्स हैं, हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 5 मिलिटेंट हैंडलर्स की करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद जो 9 कनाल अराजी बनती है उसको जब्त किया है। और पुलिस ये भी बताती है कि इन अफराद की शनाख्त बशीर अहमद गुजरी वल गुलाम मोहम्मद साकिन तिलगाम, मिराजुद्दीन लोन वल फतेह लोन साकिन खरगाम, गुलाम मोहम्मद यतु वल्द अहमद यतु साकिन तिलगाम, अब्दुर्रहमान भट्ट वल्द मोहम्मद सुबहान भट्ट साकिन वानिगाम पाइन और अब्दुल रशीद लोन वल्द गुलाम मोहियुद्दीन साकिन 17 स्थालन बारामूला के रहने वाले हैं। और पुलिस ये भी बताती है कि RPC की दफ़ा 83 के तहत की गई कार्रवाई का, जिसका ताल्लुक AIMC के दफ़ा 2 और 3 के साथ है। आज इंडियन आर्म्स एक्ट या IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई हुई। UAP एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बिलाखिर कार्रवाई हुई और ये सरहद पार बैठकर रियासत में बदअमनी फैलाने के मुर्तकिब पाए गए हैं पुलिस बयान के मुताबिक, जिसके बाद ये फैसला हुआ। 5वीं खबर, अब से कुछ देर बाद इंतजार है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला तो इस बार हुआ मगर दोनों फाइनल तक पहुंचे ये नहीं हो सका, लेकिन जनूबी अफ्रीका फाइनल तक पहुंच गई और अगला डिसाइसिव मैच या सेमीफाइनल 2
जो तकरीबन 10:30 बजे वेस्ट इंडीज के वक्त के मुताबिक और भारतीय वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू होगा। अब जाकर तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं कि क्या अगर मौसम साथ देता है तो भारत इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में चला जाएगा, लेकिन अगर मुकाबला होता है तो किसका पलड़ा भारी है। इससे पहले पहला जो मुकाबला आज सुबह हुआ, जनूबी अफ्रीका की गेंदबाजों ने, तबरीज शम्सी हो, मार्को यानसन हो, शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही। दोनों ने आज जबरदस्त बॉलिंग की और नॉकआउट मुकाबले में सेमीफाइनल में सिर्फ 57 रनों का लक्ष्य मिला, यानी 56 रन पर आज पूरी अफगानिस्तान की टीम सिमट गई। और राशिद खान उनकी टीम के लिए अफगानिस्तान जो शुरुआत से ही बहुत खराब आज खेली, पिछले मुकाबले आप देखेंगे तो इस बार आज बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और इसलिए भी सबकी नजरें आज के मुकाबले पर थी क्योंकि अफगानिस्तान हिस्ट्री में पहली मर्तबा सेमीफाइनल तक गया था। साल 2010 में वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है जहां डेब्यू का मौका मिलता है, और आज जब मौका मिला तो सेमीफाइनल से बाहर हो गए। कई खिलाड़ी शायद इसके बाद सब दोष होते हुए आपको नजर आए, मगर अफगानिस्तान इस बार जो खेल कर गया उसने दुनिया के कई टीमों को सबक भी सिखाया और बड़ी टीम अब अफगानिस्तान बन चुकी है। ये भी तस्दीक आज अपने खेल मुकाबले के जरिए की। ये तो 5 बड़ी खबरें थी। अगले मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी। मुकाबला हुआ तो दिलचस्प मोड में जरूर दाखिल होगा, इसकी तवक्को की जा रही है, लेकिन अगर नहीं होता तो इंडिया सेमीफाइनल जो उसका रन रेट है पॉइंट्स टेबल पर वो टॉप ऑफ द लिस्ट था, ग्रुप 8 का टॉपर था। और आज जब गयाना के अंदर मुकाबला होगा तो मुमकिन है कि वो डायरेक्ट सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंच जाए। 5 बड़ी खबरों के बाद आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं दिल्ली के अंदर जहां तीसरा दिन था, जहां 9 मुंतखब अरकान की तरफ से हल्फ लिया गया और नई हुकूमत बनने के बाद आज पहला खिताब सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया गया। सदर जमहूरिया ने जब अपना खिताब किया तो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी बयान आया। मौजूदा वक्त में जो इंतखाबात हुए उनको तारीखी और अच्छा नतीजा करार दिया गया। हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें हुई उनको मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया और यूनियन टेरिटरी के अंदर पुरअमन और तशद्दुद से पाक इलेक्शन हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से आज स्पीच का आगाज ही जम्मू कश्मीर के बयान के साथ तकरीबन किया गया और नई दिल्ली के अंदर जब ये बात की जा रही थी तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने हिसाब से इस पर रद्द-ए-अमल दिया। सदर मुर्मू जो कि इस हुकूमत में पहली मरतबा, बल्कि पिछली हुकूमत में वो इससे पहले खिताब कर चुकी हैं, आज ये पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने लोकसभा के और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां 58 से 59% के आसपास पोलिंग हुई, इसको मस्बत पेशरफ्त और मुल्क के अंदर जो हाल के दिनों में, हफ्तों में या महीनों में तब्दीलियां हुई हैं उस पर अपने तासुरात भी, बल्कि हुकूमत के जो तासुरात थे वो रखे और मुल्क दुश्मन अनासिर को मुअस्सर जवाब तमाम उन लोगों की तरफ से दिया गया जो जम्मू कश्मीर की आवाम है या शहरी हैं। इससे पहले मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, उनका ओपिनियन लेने की कोशिश करूं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात की बल्कि उनका एक बयान अफस्पा को लेकर भी आया कि मरकजी हुकूमत ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए जो कोशिशें की हैं उसमें अफस्पा हटाना भी एक पेशरफ्त थी या हुकूमत की जानिब से कोशिश थी। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर से भी आवाज़ उठी कि अब जम्मू कश्मीर में भी सब कुछ ठीक ठाक है, वोटर्स भी बाहर आए, अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, तो फिर कम से कम यहाँ पर भी हुकूमती सतह पर कोशिशें होनी चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको हटाने के लिए इकदाम होने चाहिए। बात सबसे पहले सदर द्रौपदी मुर्मू की सुनते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है।
सदर जमहूरिया का ये बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर के 5 और लद्दाख के 1 जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो भी लोकसभा के अंदर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और इस वक्त सबकी नजरें अब इस बात पर भी हैं कि यूनियन टेरिटरी में असेंबली इंतखाबात कब कराए जाएंगे। सारी पेशरफ्त आइंदा दिनों में शायद आप देखें, जिसके लिए इलेक्शन हुकाम की जानिब से तकरीबन इस वक्त कोशिश शुरू कर दी गई हैं। मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सैयद ताहिर इकबाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आला हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान मनहास साहब ज्वाइन किए हैं, तर्जुमान हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और आबिद वानी साहब तर्जुमान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद आपको कहेंगे। शुरुआत में जरा आप ही से करूंगा। ताहिर चौधरी साहब, आपकी पार्टी की जो हसूलियाबियां हैं, जो अब तक किया गया वो तो ठीक, लेकिन आइंदा 5 साल की जो हिकमत अमली है उस पर आपका पहला रद्द-ए-अमल खास तौर पे तब जब सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से हुकूमत का पिछले साल का 10 साल का और जो आइंदा 5 साल की हिकमत अमली है उस पर मुफस्सिल रोशनी लोकसभा और राज्यसभा के इजलास से आज खिताब करते हुए डाली गई है। देखिए आसिफ साहब, हमारी जो पिछली 2 सरकारें थी, 2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, और इस बार प्रधानमंत्री साहब का हमेशा सोच जम्मू कश्मीर के लिए रही, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए रही, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में कैसे हालात अच्छे किए जाए, उन चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और मुझे लगता है जो आने वाले 5 साल हो गए, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात की जाएगी, और जम्मू कश्मीर के अवाम की जो पिछले 10 सालों में कहीं कमियां रही हैं, डेवलपमेंट में कुछ चीज़ों में कमी रही है, कुछ और चीज़ों में रही है, बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे यहाँ पे, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेके प्रधानमंत्री साहब हमेशा आगे रहते हैं। अभी आपने इंटरनेशनल योगा डे के दिन भी देखा, उन्होंने पूरे भारत देश को ना चुनते हुए कश्मीर को चुना और कश्मीर में आए, और हमेशा प्रधानमंत्री साहब का कश्मीर के साथ जो एक लगाव है, बहुत पुराना लगाव है, और उस चीज़ को वो समझते हैं कि कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए क्या करना है, क्या बेहतर करना है, और वहाँ से भी लोगों से भी पूछा जाएगा कि क्या वो चाहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सबसे बड़ा और एक तरह से बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाने वाला और बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डालने वाला चुनाव था जो सदर हिंद की तरफ से आज अपने पहले खिताब में जिक्र किया गया। खुसूसन आज जब उनकी बात शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा के सेशन से बात करते हुए, तो आज जम्मू कश्मीर का जिक्र सबसे पहले हुआ। इरफान साहब, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? इरफान साहब को जरा कनेक्ट कीजिएगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी चलूंगा, उसके बाद ताहिर साहब से भी पीडीपी का रिएक्शन लेंगे। आबिद वानी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल, जब आपके नुमाइंदे भी इस वक्त जा चुके हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में नुमाइंदगी की है और पहले खिताब में 370 इंजीनियर रशीद, जम्मू कश्मीर, सारी बातों का जिक्र हुआ, लेकिन जब हुकूमती सतह पर पहला बयान आया तो बहुत सारे लोगों का दबे अल्फाज में उनकी तरफ इशारा किया गया कि शायद अब तक कम परसेंटेज रही, जीत का लोग बहुत आते रहे, हालात बहुत हद तक बेहतर बताने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वहां पर अवाम ने कम से कम आके वोटिंग के जरिए जवाब दिया और परसेंटेज जो रही है उसका एक एग्जाम्पल उसकी पेश की गई है आज हुकूमत की जानिब से। देखिए आसिफ साहब, मैं यहाँ पर ये बात वाज़ह करूँ कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब आप बात करते हैं कि पोलिंग परसेंटेज बहुत हद तक बढ़ी और एक अच्छे भरपूर मैंडेट से कैंडिडेट जीत के आए, तो पहले कबलन इल्ज़ाम लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि हमेशा बाइकआउट का फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता है। तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमारे 2 कैंडिडेट्स इस टाइम लोकसभा में हैं, हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में हैं, तो उससे कम से कम हम पे ये इल्ज़ाम तो हट गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट का फ़ायदा होता था। बल्कि हमें तब फ़ायदा है जब लोग भरपूर वोट करने निकले और उनकी पहली चॉइस हमेशा उनकी इंडिजीनियस, उनकी नेटिव पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। रही बात ये, जहां तक कि असेंबली इंतखाब की बात चल रही थी, अभी मैं सुन रहा था अपने को पैनलिस्ट को भी, और जो माहौल की बात की जा रही है, देखिए असेंबली इंतखाब यहाँ पे होना कोई एहसान नहीं है, ये मैं पहले बोलूँ। एक जमहूरी निज़ाम में जो असेंबली इंतखाब हो या पार्लिमानी इंतखाब हो या बल्दियाती इंतखाब हो, ये एक निज़ाम है, ये एक हायरार्की बनी है और इस निज़ाम से महरूम रखा गया था जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 19 जून 2018 में जब डिसॉल्व हो गई थी यहाँ की स्टेट असेंबली, तब से अभी तक 6 साल होने को है और यहाँ असेंबली इंतखाब अभी तक नहीं हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये खलाश है यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ के आबिद साहब, आपको ये नहीं लगता कि वो जो खला एक था, जिस पॉलिटिकल वैक्यूम की इलेक्शन कमिश्नर की भी जानिब से एक बार बात की गई थी और फिर उमर अब्दुल्ला साहब बार बार उस जुमले को रिपीट कर रहे थे, वो खला लोग जब बाहर आए हैं, इंटरेस्ट दिखाया है, वोट जिसको भी दिया वो दूसरी बात है, लेकिन बड़ी तादाद में बाहर आए निडर होके, इस चीज का वेलकम किया जाना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड है टुवर्ड्स असेंबली इलेक्शन। हमने हमेशा बोला है, हमने तो हमेशा इस चीज का खैर मकदम किया है, जो भी चीज यहाँ पर जमहूरियत को बेहतर बनाए, यहाँ की जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करे, इंटरनल फैक्टर्स को, जो कि ये रीजन हमारा है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। जहां तक कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, जो भी खुशाइन कदम होगा हम उसे वेलकम करते हैं। ऐसी कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कभी हमने किसी चीज को, ऐसी चीज को कंडम नहीं किया है जिससे जमहूरियत में बेहतरी आए। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने आज भरपूर करके वोट किया। आज ये करीबन 30 साल 40 साल के बाद, 30-35 साल के बाद आज इतनी भरपूर वोटिंग हुई और हम इसका वेलकम करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। इरफान साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल ये था कि आप पहली बार मैदान में थे और आज जब लोकसभा की जब तीसरी हुकूमत का पहला सेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले जिक्र जम्मू कश्मीर का हुआ। अपनी पार्टी अब तक ये कहती रही कि लोगों को बाहर निकालने में या इस पुरअमन माहौल में आपका कलीदी रोल रहा है। बहुत जगह क्रेडिट लेने की कोशिश हुई और कुछ एक चीजों का जाता भी है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशंस क्या है आपकी इस चुनाव को लेकर? और जो आज सदर हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर का बिलखुसूस जिक्र किया गया, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी, जब दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र हुआ है। देखिए आसिफ साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर अगर कोई भी कहीं से भी किसी तरीके की कोई पॉजिटिव बात आती है जी, या कोई भी इस तरीके का बयान आता है जिससे जम्मू कश्मीर को फायदा पहुंचे, जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा ऐसा होगा जो उसका वेलकम नहीं करेगा। तो पहले तो मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं उनका मैं बिल्कुल वेलकम करता हूं ये स्टेटमेंट कि कश्मीर को लेके खास तौर से अगर उन्होंने इस चीज को छेड़ा है कि यहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है, उसी तरीके से अगर यहाँ से भी उसको हटाया जाए, रिवोक किया जाए, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन एक कदम है जम्मू कश्मीर की हालात के लिए जी, और आवाम के लिए। रही पॉलिटिकल बात, तो बिल्कुल जैसे कि मैं पहले दिन से बोलते आ रहा था कि आवाम जो है, जो लोग हैं वो मतलब सबसे ऊपर है, जिनको वो चुनेंगे, जिनके सर पे वो ताज पहनाएंगे, वो क्योंकि उनका ही फैसला होगा। तो सब जमहूरियत की तो जीत हुई है कि इतने सालों बाद अगर इस भारी तादाद में लोग निकल के वोट दिए डाले हैं और जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है एक तरीके से मजबूत किया है, तो इसको भी वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज की और भी खुशी जताता हूं कि जैसे कि जो खदशात बहुत सारी पार्टीज के थे इलेक्शन से पहले कि शायद कोई फिक्स मैच खेला गया है, मशीन्स को लेके बहुत सारा डिबेट किए गए थे कि शायद मशीनों के साथ कुछ छेड़खानी ना हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत जमातों ने उंगली उठाई थी। उस पे किसी दिन ब्रीफली बात करेंगे, मैं वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, जरूर करेंगे बात में। चीजें जो हैं एक अच्छे ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज रही। वो कुछ एक जगहों पर हमने पार्टियों के सुर भी बदलते हुए देखे और उनमें बहुत सारी जमातें जो ईवीएम को लेकर बात कर रही थी बाद में नहीं है, वो अलग बात है। ताहिर सईद साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आप या जाती तौर पर भी आप कैसे सदर हिंद के इस बयान को देखते हैं, और ख़ास तौर से उस वक्त जब बार बार ये कहा जा रहा था कि 90s के बाद, 2004 के बाद इतने बड़ी तादाद में लोग बाहर आके वोट नहीं डाल सके जितना इस बार हुआ, तो हुकूमती सतह पर जो कहा गया, वाकई में आपको सूरत हाल दोनों एंगल से, पॉलिटिकल भी और सिक्योरिटी सिनारियो भी बेहतर नजर आता है? नतीजा ये कि आज जो दिल्ली के अंदर कहा गया या कहा जाता है वो फर्क वाज़े नजर आता है यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में? देखिए, हमें एक बार स्टेप बैक करना चाहिए और देखना चाहिए कि 2014 में लास्ट असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं और उसके बाद आज 2024 में 10 साल के बाद लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं। तो इस बीच में आप देखिए क्या हुआ। 2019 में हमारे जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A, उसको एब्रोगेट किया गया और उसके बाद जो यहाँ पे माहौल बना उसको
एक साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड में तब्दील किया गया। चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो नौजवान हों, कोई भी आप किसी भी तबके को देखिए, किसी भी सेक्टर को देखिए, उसको पूरा दबाने की, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और नतीजा ये निकला कि लोग अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल जो ये लोकसभा के इलेक्शंस आए, ये तो मजबूर थे यहाँ पे ये इलेक्शन करने के लिए, लेकिन लोगों को एक मौका मिला कि वो अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराज़गी है, खासकर जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, अपनी नाराज़गी को रजिस्टर करने के लिए डेमोक्रेटिकली और पीसफुली लोगों को लोकसभा इलेक्शंस में वो मौका मिल गया और नतीजा ये निकला कि भारी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में हिस्सा लिया। वरना मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि खासकर पीडीपी को टारगेट किया गया कि किस तरीके से हमारे वर्कर्स को दबाया गया और किस तरीके से जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो वोट न करें, और किसी ये भी एक कोशिश की गई कि ओवरऑल वोटिंग कम हो। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और बड़े पीसफुली और डेमोक्रेटिकली अपने ये बात अच्छी रही, इसके लिए क्रेडिट आवाम को भी जाना चाहिए। मगर ये जो आप कह रहे हैं, एक बात जी जल्दी से एक बात, दूसरी बात, अब देखिए, अब सवाल ये पे है कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती है क्रेडिट लेने में। देखिए सच्ची बात ये है, जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ख़राब हो चुकी है। आप देखिए जम्मू में हमारे क्या हालात हैं। जम्मू एक ऐसा रीजन था जहाँ मिलिटेंसी थी ही नहीं, अब हम वहाँ पे भी मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स देख रहे हैं और पिछले 3 सालों से बदस्तूर हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है, जो लोगों ने जमहूरियत में अपना यकीन दिखाया है और जिस बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है, उसको अब इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सेटअप करने की, एक ऐसे माहौल को स्टेट करने की जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और आज जो एक अच्छा माहौल बना है इस इलेक्शंस के द्वारा, तो उसको कैसे लेवरेज किया जाए ताकि जो यहाँ पे बुनियादी इशू है, जहाँ पे बुनियादी मसला है, उसको एड्रेस किया जाए। तो ताहिर साहब, तो क्या शहरियों के साथ, आपको ये नहीं लगता शहरियों के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिम्मेदारान, हुकूमती सतह पर जो काम करते हैं, इलेक्शन बॉडी है, स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि जब इंतखाबात हुए बगैर किसी गोली के, बगैर किसी पथराव के, बगैर किसी नुकसान के, पुरतशद्दुद वाकयात में अगर मैं जीरो कहीं पढ़ पा रहा हूं तो इस बात पे हमें फख्र महसूस नहीं करना चाहिए? नहीं, जो भी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व थी इसमें, मैं सर्टेनली वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है और ये क्रेडिट जाना चाहिए उनके। वायलेंस फ्री इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन सबसे क्रेडिट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने बड़े, वो तो ऑब्वियस है, वो किया गया। जरा डॉक्टर ताहिर साहब एक जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो मजबूरी थी, जरूरी इतना नहीं था, लोग बाहर आए, बड़ी तादाद में आए, लेकिन लोगों की अपनी भी परेशानियां हैं। 5 वर्षों में आपने जो किया उसका भी नतीजा ये था। और जब मिसाल पूछी जाती है तो वो एक तर्क है जो बड़ा सही भी है कि अगर आप इतने मजबूत होते तो फिर पार्टी कैंडिडेट भी वादी कश्मीर में आप उतार देते। देखिए आसिफ साहब, पार्लियामेंट इलेक्शंस के रिजल्ट निकलने के बाद रीजनल पार्टीज की तरफ से बहुत सारी बयानबाजी आई। अभी ये साहब ये भी कह रहे थे कि ये भी कोशिश की जा रही थी कि वोटिंग कम से कम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहली बार कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए, इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि लोग घरों से निकले और वोट डाले, वरना इतनी वोटिंग नहीं होती थी, इतने परसेंटेज में लोग बाहर नहीं आते थे। एक अच्छा पॉजिटिव साइन कश्मीर की तरफ से भी नजर आया। जम्मू में तो हमेशा वोटिंग होती थी, लोग बाहर आते हैं, लेकिन सरकार का जो काम करने का तरीका था, बड़े अच्छे ढंग से काम किया गया। कश्मीर को जिस तरह से ट्रैक के ऊपर लाया गया, मुझे लगता है कि पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। अगर पुराने हालात देखे जाएं, पुराने इलेक्शंस के दौर याद किए जाएं, तो इस तरह की इलेक्शन नहीं हुआ करती थी। 6000 वोट लेने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाया करता था। उस चीज़ को भी आप याद कीजिए, क्योंकि लोग बाहर नहीं आते थे। 3500 वोट लेने वाला MLA बन जाया करता था कश्मीर के अंदर। और वैसी चीज़ें नहीं होंगी। लोगों को एक सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। इस पर आबिद साहब का एक कमेंट ले लेते हैं, गालिबन उनकी तरफ इशारा है सिस्टम का, चूंकि आप भी हिस्सा रहे। और आबिद साहब, ताहिर साहब की बात आपने सुनी कि 3000
और 3 लाख में फर्क होता है। था ये इल्जाम जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे राइवल्स हैं, लगाते रहते हैं। अगर उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इलेक्ट होके आए तो आज भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग इलेक्ट होके आ गए। तो इनमें ये जो तजाद है, ये फिक्रिया तजाद है इनके जहन में, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अब जो सामने हकीकत है उसको भी आप नहीं अपनाएंगे तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं। तो पहली बात वो, जहां तक आप बोल रहे हैं कि पिछले सरकारों में जब इलेक्शन हुआ करते थे उनको भी सराहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे वक्त में यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत को फंक्शनल रखा है। उस टाइम चैलेंज मिल्टन सी के साथ थे, उस टाइम एक अरूज पे मिल्टन सी थी, और उस टाइम पे लोगों ने, जिन्होंने वोट किया, बहुत कुर्बानियों के बाद वोट किया। लोग वोट डाल के निशान तक नहीं रख पाते थे उंगलियों में, ऐसा भी माहौल था। तो उनको भी सराहना चाहिए, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी, उस वक्त के गवर्नमेंट सेटअप को भी, और आज भी बेशक जितनी भी एजेंसीज है उनका भी खैर मकदम करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट किए इलेक्शन। देखिए डेमोक्रेसी है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लोगों की, लोग भी इसके सराहना, उनकी भी सराहना होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की। और खुसूसन जो आइडिया, जो पॉलिटिकल आइडिया है, जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो जिसका फायदा यहाँ के लोगों को पहुंचे, वो तब मैं वही पूछ रहा था आबिद साहब कि क्या जो रास्ता लोकसभा इलेक्शंस के जरिए निकला है, इस पाथ को फॉलो करते हुए असेंबली इलेक्शंस, चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो, स्टेटहुड में हो, फर्क जरूर होगा, लेकिन क्या एक मस्बत पहल हो सकती है यहाँ से? देखिए आसिफ साहब, पहल होनी चाहिए, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री ने खुद ये बोला है कि इलेक्शन होंगे जल्द, वेरी सून असेंबली इलेक्शंस विल बी हेल्ड एंड स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड, जो कि रिसेंटली योगा इवेंट पे उनका बयान आया था, तो हम तो उनकी बात को फेस वैल्यू पे लेंगे। अब तो इन तक है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन पे है कि वो कितना जल्दी आमदरफ करते हैं असेंबली इलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ की जो सियासी जमीन है अभी निचली सतह पे बंजर है, पॉलिटिकल वैक्यूम अभी भी है। लोकसभा एक फ्रंट टायर है, लेकिन जो थर्ड टायर और जो मिडिल बेसिक लॉ मेकिंग बॉडी है वो एब्सेंट है। तो मुझे लगता है असेंबली इलेक्शंस की भरपूर इस टाइम जरूरत है। ठीक है इरफान साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी ने एक फैसला लिया, जब हम असेंबली इलेक्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने सारी कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको डिसॉल्व करने का फैसला लिया। बुनियादी वजह ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हालिया कारकर्दगी थी लोकसभा की, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा आपकी पार्टी का? देखिए आसिफ साहब, जैसा कि मतलब ये पॉलिटिक्स में एक बहुत ही नॉर्मल चीज है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद जो है पार्टी के जो हाई कमांड होती है वो बैठती है और देखती है कि कहाँ पे किस चीज की कमी रही है, अगर जीते हैं तो किस तरीके से जीते हैं, हारे हैं तो किस तरीके से हारे हैं। तो ये बातचीत तो पार्टियों के बीच में चलती रहती है, और इस प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जाए और उन लोगों के हाथ में जो है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो उसके और हकदार हैं और जो परफॉर्मेंस बेस्ड काम करेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या नॉर्मल एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये माने ऑफिशियली कि जो आपने रिव्यू किया है उसका पहला कदम का रिजल्ट भी ये है? देखिए, जब मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब रिव्यू होता है हाई लेवल पे, जिसमें पार्टी के जो आला क़यादत जब बैठती है, तो उसके बीच में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं जो पार्टी को मजबूत करने के लिए लिए जाते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से देखा जाए। ठीक है। अच्छा ताहिर सईद साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जब हम पूरा खाका देखते हैं, जो अभी हमने डेटा भी निकाल कर देखा, तो 16, 17, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 से 3 ऐसी हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो भी साउथ कश्मीर के अंदर लीड कर रही थी। कितनी ही बात हम लोकसभा इलेक्शंस पर, रिजल्ट्स पर कर लें, असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी क्या अपने लेवल पर कैसे देख रही है इन नताइज को? पर्टिकुलरली आप 14 से 15 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बहुत नीचे चले जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां लीड कर गई, और यहां तक कि कुछ एक एरिया से हमारी जानकारी के मुताबिक अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी आपसे आगे रहे। कोई मंथन चल रहा है कैसे रिस्ट्रक्चर पूरी तंजीम को करने की कोशिश हो रही है, और वो भी तब जब असेंबली इंतखाबात, नोटिफिकेशन आना अभी बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं सर पर खड़े हैं? देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपकी उसकी एक स्ट्रेटजी होती है जी, जिसमें ये देखना भी कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे क्या वजूहात थे, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है, और यहाँ पे भी ऐसी बात होने वाली है। लेकिन आपको ये बात समझनी है
कि 2019 के बाद में जिस तरीके से हमारी पार्टी को तोड़ा गया और हमारे जो लीडरान हैं उनको मजबूर किया गया वो हमारी पार्टी छोड़े, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जिस तरीके से हमारी पार्टी ने रिवाइव किया है और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस की है। देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि एक डेमोग्राफिक डिलिमिटेशन के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी इस तरीके से चेंज किया गया कि नतीजे ख़ास अंदाज से प्रेजेंट किए जाएं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं है। लेकिन मजमूई तौर से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी कमियां रही हैं, जहाँ पे भी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है वो हम करेंगे। लेकिन जो हमारा कैडर है, हमारी जो लीडरशिप है वो इकट्ठे बैठेंगे और आगे कैसे पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी को ठीक है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल। दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक पार्टी प्रेसिडेंट भी गए। हमारे पास ये बावसूख जराए से जानकारी है कि फटकार लगी है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जो राजौरी पुंछ के अंदर हुआ, अब यहां तक कहा गया कि पहाड़ी फेसिस को चुनकर सामने लाएं। अगर असेंबली इलेक्शन में वो जो 50+ वाला आप फिगर बार बार बता रहे हैं वो टच करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए अच्छे कैंडिडेट चाहिए और वो भी पहाड़ी तबके से। जबकि दूसरी साइड आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस थी उस पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, पार्टी इंचार्ज तक तब्दील कर दिया गया। ये मायूसी का आलम नहीं है आपके लिए इन 5 वर्षों में, जहां पर आप पीठ थपथपा रहे हैं कि दिल्ली से तारीफें हो रही हैं, ठीक है सब अच्छा चल रहा है, लेकिन तंजीमी उमूर बहुत खराब हो गए हैं या चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो है? देखिए आसिफ जी, जब थर्ड टाइम पे आप इलेक्शन आपकी पार्टी जीतती है और आपकी सरकार होती है, तो पब्लिक के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सवाल होते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। और सेकंड, जब आपके कैंडिडेट भी रिपीट हो जाएं थर्ड टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे दोनों कैंडिडेट जीत के गए हैं, जितने भी मार्जिन से जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी का जो एक सिस्टम है उसके ऊपर होमवर्क करने का, उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स दिल्ली में भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जम्मू में भी टाइम टू टाइम स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली मीटिंग्स हो रही है। कहाँ हम कमज़ोर हैं, किस बूथ पे हम कमज़ोर हैं, किस बूथ पे कितने वोट थे, बीजेपी को कितने वोट मिले, एक एक चीज़ को एनालाइज किया जा रहा है। और मुझे लगता है जब तक असेंबली की इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगा, भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी सतह पे अपनी चीज़ों को, अपनी खामियों को हम लोग ठीक कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो आने वाला टाइम होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो हमारा दावा है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, असेंबली इलेक्शन जब आएगी उसकी जो जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी, जम्मू कश्मीर में हम जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। ठीक है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, सैयद ताहिर इकबाल साहब, इरफान मनहास साहब, आबिद वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ मेरे पास वक्त बस इतना ही। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें ज्वाइन करती हैं। 5 के पंच में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।